ओके वेलकम दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम शेयर्स क्या होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि शेयर्स पर्टिकुलरली क्या होता है, तो एक बात समझ लीजिएगा कि आप एज एन इन्वेस्टर कुछ पैसे कंपनी को देते हो, बदले में आप उस कंपनी में कुछ तो मेंबरशिप, ओनरशिप, राइट, वो एक्सेप्ट करते हो। सो वो आपको आपने पैसे दिए हैं, ये आपके पास क्या प्रूफ रहेगा, तो आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है और वही उसे ही मैं शेयर कहूंगा, वो ट्रांसफरेबल होता है। यस सर। अब सवाल ये आ जाता है कि सर शेयर सर्टिफिकेट विजिबल है, लेकिन मैं कहता हूं ना गुडविल, गुडविल आपको पता है, गुडविल होता है, गुडविल का वैल्यू होता है, रेपुटेशन, लेकिन क्या वो विजिबल है क्या? नहीं सर। वैसे ही मैंने कहा था कि शेयर विजिबल नहीं है, मतलब अगर आपको ये प्लान दिख रहा है तो ये विजिबल है, राइट। अगर आपको ये कैलकुलेटर दिख रहा है तो ये विजिबल है, लेकिन जो शेयर या नाम अगर मैं बोलूं से गुडविल, राइट, इनविजिबल होता है। शेयर सर्टिफिकेट डेफिनेटली विजिबल होते हैं दोस्तों, लेकिन आप डीमैट के तौर पे आज फॉर एग्जाम्पल यश के शेयर में किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं, राइट, भट्टर सर का शेयर में किसी और को ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये क्या हो गया, मतलब वो दिख रहा है क्या जाते वक्त? नहीं ना, सिर्फ एंट्री पास हो रही है, पहली बात। दूसरी बात सर, अभी आपको देखना है कि कितने प्रकार के अलग अलग शेयर्स के टाइप्स होते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, पहले हम पढ़ लेते हैं करके। क्या काइंड्स ऑफ शेयर एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा सेक्शन का? 43 सेक्शन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर डिपेंडिंग अपॉन द राइट टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क। द फॉलोइंग चार्ट शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर। तो ये अलग अलग प्रकार के शेयर्स दिखाए गए हैं नीचे दिए गए चार्ट में। अब दो तरह के शेयर्स में आपसे बात करूंगा। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। क्या कहा मैंने? एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। सर इन दोनों टाइप्स में एक चीज क्या है कॉमन? सर शेयर्स। तो सर प्रेफरेंस और इक्विटी में क्या फर्क है, वही हमें अभी देखना है, समझना है करके। इनके अलग अलग टाइप्स है, तो हम समझते हैं कि क्या है। सबसे पहला मुद्दा है जो आपके सामने आ रहा है, इक्विटी शेयर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया था, जैसे कि मैंने आपको यहां पे कहा था, एक मिनट, कि इक्विटी शेयर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से और शांति से समझना कि ये चीजें क्या है करके, राइट। ओके चलो, इक्विटी शेयर क्या मैं पढ़ना चालू करूं? यस सर। इक्विटी शेयर आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। तो ये हो गया एक मार्क्स का यहाँ पे आपका एमसीक्यूज। इक्विटी शेयर इज आल्सो कॉल्ड डैश डैश शेयर। अब लर्न नहीं करना है, अभी समझ लो इक्विटी शेयर को क्या कहा जाता है। ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनीज एक्ट, सर ये लॉ बना है, उसमें डिफाइन किया होगा, डेफिनेशन दी होगी। इक्विटी शेयर्स as those shares which are not preference shares। वाह, ये डेफिनेशन तो आपको लर्न करने के लिए टाइम देने की जरूरत है ही नहीं। उनका कहना है, देखो पहले क्या लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर? आप कहोगे, पहला लाइन था, इक्विटी शेयर इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी शेयर एज पर कंपनीज एक्ट या कंपनी एक्ट डिफाइन व्हाट इक्विटी शेयर इज व्हाट, वो वाले से शेयर्स, दो शेयर विच आर नॉट व्हाट प्रेफरेंस शेयर। यहां तक हो गया। द अबव डेफिनेशन रिवील्स, क्या दिखाती है? पहला, The equity shares do not enjoy preference for dividend। ये मैं आपको समझाता हूं क्या इस लाइन का मतलब है। और दूसरा, the equity shares do not have priority for payment of capital at the time of winding up of the company। अब दोस्तों पहले लाइन का मतलब क्या है वो समझ लो। मैं यहां पे आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप थोड़ी चीजें ध्यान रखना। ये है मेरी कंपनी, राइट। यहां पे ये दो लोग हैं, ये दोनों कौन है? शेयर होल्डर है। कौन है बोलो? शेयर होल्डर है। सर इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था 10,000 और इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है 20,000। बोलो कितना इन्वेस्ट किया है? 10,000 और 20,000। भाइयों और बहनों, अगर ये लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बदले में रिटर्न चाहेंगे। यस सर। अगर वो शेयर खरीद रहे हैं तो शेयर पे जो रिटर्न मिलता है उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो दोस्तों सबसे पहले इस बंदे ने कौन से शेयर खरीदे? प्रेफरेंस शेयर। और इसने कौन से शेयर खरीदे? इक्विटी शेयर्स। अब मुझे बताना, प्रेफरेंस में ही नाम प्रेफरेंस देना मतलब क्या? प्रायोरिटी देना। सबसे पहले लाइन में कौन आएगा? प्रेफरेंस वाला। डिविडेंड किसे दिया जाएगा? प्रेफरेंस वाले को। और उसके बाद किसे दिया जाएगा? इक्विटी वाले को। क्या कहा? पहला पॉइंट प्रेफरेंस। जब मैं डिविडेंड बांटूंगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर वाले का। और उसके बाद कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर वालों का। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर दोनों भी शेयर होल्डर है तो ऐसा क्यों करते हैं, सब दोनों में इक्वल क्यों नहीं बांट देते? बराबर है कि नहीं? दिमाग में ये सवाल आ रहा है।
यस सर, हमको बराबर यही लग रहा था कि दोनों अगर शेयर होल्डर है तो नाम में क्या रखा है सर, दे दो ना, इक्वल बांट दो। लेकिन नहीं दोस्तों, इक्विटी शेयर होल्डर को क्यों सेकंड प्रायोरिटी पे रखा गया है जब डिविडेंड देते हैं, इसका भी एक रीजन है। अगर मैं फिलहाल अगर बताऊं तो एक चीज याद रखो कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनको वोटिंग राइट बहुत ज्यादा है, उनके पास पावर बहुत ज्यादा देके रखी है, इसीलिए उनको जब पैसे देने की बात, मतलब ये देखो, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी, एक तो आपको वोटिंग राइट चाहिए या तो प्रेफरेंस चाहिए। तो बहुत लोगों को क्या होता है, नहीं हमें वोटिंग राइट चाहिए, डिसीजन मेकिंग का पावर चाहिए, सो उन लोगों को फिर कुछ बातें छोड़नी पड़ती है, और उस केस में प्रेफरेंस शेयर वाले भाव खा जाते हैं और उनको प्रायोरिटी दी जाती है। मैंने एक सिर्फ सिंपल सा रीजन बताया, इन डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। दूसरी बात, जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कंपनी का पूरा बेच सेल कर दिया जाता है, कंपनी को बेच दिया जाता है दोस्तों, उस वक्त क्या कहा मैंने, उस वक्त पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो पहले एक्सटर्नल जो बाहर के लोग हैं उन्हें पैसा दिया जाएगा, फिर इंटरनल वाले जो है, इंटरनल में दो लोग आगे, फॉर एग्जांपल एक प्रेफरेंस शेयर वाले और एक इक्विटी शेयर वाले। तो सबसे पहला मेरे पास बचे हैं 10 लाख, प्रेफरेंस वालों को देने हैं 7 लाख, इक्विटी वालों को देने हैं 7 लाख। कितने देने चाहिए पैसे बोलो? 10 लाख बचे हुए हैं, प्रेफरेंस वालों को 7 लाख देने थे, इक्विटी वालों को 7 लाख देने थे, एक्चुअली देना है मुझे 14 लाख, मेरे पास पड़ा हुआ है 10 लाख। तो क्या करूं? तुम लोगों का कहना होगा, बहुत सारे बच्चों का, सर एक काम करो, दोनों को 5-5 लाख रुपए दे दो, बात खत्म करो। लॉजिक ऐसा कहता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसी बात नहीं है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पहले पूरे 7 लाख प्रेफरेंस वाले के दे दिए जाएंगे, और उसमें से जो बचे हुए 3 लाख है वो किसे देंगे हम लोग? इक्विटी वाले को। तो सर ये तो नुकसान हो गया। हाँ दोस्तों, लेकिन फायदा भी होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। चलो अगर बहुत ज्यादा, मतलब सपोज 20 लाख बच जाते, तो इक्विटी वालों को कितना, प्रेफरेंस वालों को कितना जाता? 7 लाख। प्रेफरेंस वालों को कितना जाता? 7 लाख। और 20 लाख में से कितने बचे अभी भी? 13 लाख। तो ये पूरे के पूरे 13 लाख कितने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? इक्विटी वालों में। तो समझ रहा है कि अगर ये फायदा और नुकसान हुआ तो बहुत तगड़ा फायदा होता है, और इसी रिस्क के लिए, राइट, इसी रिटर्न के लिए इक्विटी वाले इतना रिस्क लेते हैं। अब ये 2 पॉइंट पढ़ो, होप्स आपको समझेंगे क्या पॉइंट है। The above definition reveals that, what reveals? इक्विटी शेयर में क्या? The equity share do not enjoy preference for dividend. तो कौन एंजॉय करता है? प्रेफरेंस वाले। पहला हो गया पॉइंट। दूसरा, the equity shares do not have priority for payment of capital at the time of what? Winding up of the company. तो किसको प्रायोरिटी मिलता है? प्रेफरेंस वाले को, इसलिए इक्विटी वाले को प्रायोरिटी नहीं मिलता। क्या 2 पॉइंट हो गए? यस सर। आगे हम जाएंगे और आगे भी सीखेंगे क्या कहा है। चलो पे अटेंशन। इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फिनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। यस, कि किसी भी बिजनेस को अगर पैसा चाहिए तो इक्विटी वन ऑफ द फाइनेंशियल फंडामेंटल सोर्स है। इक्विटी शेयर होल्डर ओन द कंपनी एंड बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। अल्टीमेट रिस्क मतलब मेन रिस्क कौन बेयर करता है? इक्विटी शेयर होल्डर बेयर करता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है करके। राइट, आप मैं स्क्रीन थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको दिखेगा। ये इस पैराग्राफ पे हमारा फोकस होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग हम बाद में कर लेगा, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखो। क्या कहा है, चलो पढ़ते हैं। ओके, आफ्टर क्लेम ऑल द अदर इन्वेस्टर द रिमेनिंग फंड बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, दस इक्विटी शेयर होल्डर आर रेसिडियल क्लेमेंट ऑफ द इनकम एंड असेट। भाइयों और बहनों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब ना इस पैराग्राफ में आपको एक वर्ड समझना है, रेसिडियल क्लेमेंट मतलब क्या, ये वर्ड आएगा। या फिर रेसिडियल क्लेमेंट कौन होते हैं? इक्विटी शेयर वाले होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं? ये आपको पूछा जाएगा। कैसे एक्सप्लेन करना है पहले वो समझ लो कि आफ्टर पेइंग क्लेम ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर, जब मैं बचे हुए सारे लोगों के पैसे दे देता हूं, जब मैं बचे हुए लोगों के पैसे पेड कर देता हूं, उसके बाद जितना भी पैसा बचता है वो किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सर थोड़ा शांति से हमको वापस एक बार बताओ। सुनो, मेरे क्रेडिटर समझते हैं आपको? यस, क्रेडिटर को मैंने पैसा दिया, कंपनी बैंक से लोन लिया था, वो लोन मैंने दे दिया। उसके बाद मेरे इंटरनल जो लोग थे, एक प्रेफरेंस वालों को मैंने पैसा दे दिया। अब इन सबको देने के बाद लास्ट में कौन बचता है? इक्विटी वाले बचते हैं। तो इक्विटी वाले जो बचे ना, उनको उनमें सब चीजें बढ़ जाएगी बचे हुए, वो भले असेट्स हो, वो भले इनकम हो, इसीलिए उनको रेसिडुअल क्लेमेंट कहा जाता है। क्या ये पैराग्राफ समझा क्या दोस्तों? यस सर, समझ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, हर चीज इसकी समझेंगे।
इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया भाई और बहनों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को फिक्स डिविडेंड मिलता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया, प्रेफरेंस वाले को, लेकिन इक्विटी शेयर वालों को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता। सर मतलब क्या हो सर, बताओ ना थोड़ा। देखो 10,000 अगर मैंने इन्वेस्ट किए हैं, 10,000 पे 10% कितना डिविडेंड होगा बेटा, 1,000। तुम बोलोगे सर 1,000 मिलने चाहिए, मैंने बोला बराबर है, लेकिन क्या हर साल में दूं, ये कंपल्सन है क्या? नहीं बाबा, फिक्स डिविडेंड नहीं है। कभी 10% दे दूंगा, कभी 5 दे दूंगा, कभी 15 दे दूंगा, ये कंपनी पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए चलो मुझे बताओ, क्या इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलता है क्या? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर, नहीं मिलता। ये यहाँ पे समझा, पक्का समझा। इक्विटी शेयर, आगे एक एक लाइन समझो बहुत अच्छे से, मतलब तुम करीब करीब तुम्हारा पूरा एसपी समझ रहे हो, ऐसे समझो। और वही तुम बीबीए करो, कुछ भी करो, ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सीए में भी आगे ये काम में आने वाला है तुम्हारे लॉ में। आगे पढ़ो। दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यस, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि इन लोगों को 5% डिविडेंड देना, तो उतना हम दे देंगे। इफ देयर इज नो प्रॉफिट, अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता है, नो डिविडेंड विल बी पेएबल। तो डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सिमिलरली इफ देयर इज अ लेस प्रॉफिट, लेसर डिविडेंड विल बी पेड। तो यस, अगर देखो यहां तक समझा, कितने लाइन पढ़े, 1 2 3। पहले तो फिक्स डिविडेंड नहीं है, दूसरा कौन रिकमेंड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तीसरा अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, और कम प्रॉफिट है तो कम मिलेगा। ओके सर। Thus, the fortune of the equity shareholder is tie up with the ups and down of the company. Yes, तो उनके जो डिविडेंड में चढ़ उतार आते रहते हैं। If the company is successful, they enjoy great financial reward, and if the company fails, the risks fall mainly on them. Yes, it is exactly because of the position of equity share capital is known as dash dash capital, venture capital और risk capital भी इसे कहा जाता है। The owner of equity share are real risk bearer. Yes, तो आपको कहा जाएगा दोस्तों, इक्विटी एंड प्रेफरेंस में से सबसे ज्यादा रिस्क कौन बेयर करता है, किसके पल्ले में ज्यादा रिस्क आता है? तो तुम कहोगे डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पल्ले में बहुत ज्यादा रिस्क आता है, क्योंकि वो अप्स एंड डाउन से भिड़ा हुआ है। प्रेफरेंस वालों का तो डिविडेंड फिक्स है, लेकिन इक्विटी वालों को तो कोई सर्टेनिटी नहीं है ना। हाँ, वो बात अलग है कि रिस्क ज्यादा लिया तो रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है। यस, क्या आपको ये बड़ा वाला पैराग्राफ समझा, हर एक लाइन? एवरीबडी पक्का समझा? रिस्क कैपिटल एंड वेंचर कैपिटल किसे कहा जाएगा, इक्विटी के इक्विटी को या प्रेफरेंस को? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस को कहा जाएगा। वेरी गुड सर। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है समझो। However, equity shareholder participate in the management of their company। ये इंपॉर्टेंट बात थी कि कंपनी के मैनेजमेंट में कौन से शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो तुम्हारा 1 लाइन में आंसर आना चाहिए। देखो मैं 1 लाइनर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि तुमको ना हर एक पॉइंट पे तुम जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, डिस्ट्रैक्शन दूर होना चाहिए। कि मैंने क्या पूछा कि कंपनी के मैनेजमेंट में कौन से शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते, इक्विटी की प्रेफरेंस। यहां पे सीधा सीधा आंसर आ गया कि इक्विटी शेयर होल्डर participate in the management of the company. They are invited to attend general meetings. Yes, they are allowed to vote on the matter discussed at the general meeting. उनको मीटिंग में बुलाया जाएगा, उनको मीटिंग में वोट करने का परमिशन दिया जाएगा। They elect their representative to manage the company. Equity shareholder are thus the real owner of the company. इसलिए कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। क्या भाइयों और बहनों, सबसे पहले फीचर पे जाने से पहले देखो, ये पॉइंट तो बहुत बड़ा लग रहा था वैसे। यहां से इक्विटी शेयर हमने चालू किया आज, भले टाइप्स हम अभी देखेंगे आगे जाके, राइट? लेकिन आपको क्या इक्विटी शेयर के ये पूरे पैराग्राफ समझे हैं क्या? पक्का समझा है आपको? ओके, तो क्या मैं आगे बढ़ू फीचर की तरफ? फीचर की तरफ बढ़ू क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखो, ये कहा था, क्या था, ये देखो, व्हाट इज इक्विटी शेयर एंड एक्सप्लेन इज फीचर। कितनी बार आ गया बोर्ड में? करीब करीब 7-8 बार आ गया, तो इसीलिए बहुत अच्छे से इसको समझ लेते हम लोग। पहला फीचर, बोर नहीं हुए ना? अच्छे से कर रहे हो? लगता है तो पॉज लेके पानी पीने का एक ब्रेक ले लो और फिर अच्छे से फीचर चालू करो, राइट? और उसके पॉइंट भी तुरंत निकाल लो। फीचर्स, परमानेंट कैपिटल, ये इक्विटी शेयर का वन ऑफ द फीचर है। परमानेंट कैपिटल सर हेडिंग तो लर्न हो जाएगा, अंदर कैसे लिखे पूरा पॉइंट समझाता हूं। अब तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चाहिए, इक्विटी शेयर कौन सा कैपिटल है? परमानेंट कैपिटल है। बोलो मेरे साथ, इक्विटी शेयर कौन सा कैपिटल है? बोलो बोलो, परमानेंट कैपिटल है। कुछ बच्चे नहीं बोल रहे, भले मन में बोलो। इक्विटी शेयर का पहला फीचर क्या है? परमानेंट कैपिटल। अंदर क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर आर इररिडीमेबल शेयर। अरे बाप रे, इररिडीमेबल मतलब क्या? रिडीमेबल मतलब जो मैं वापस देने वाला हूं ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड, जब कंपनी चालू है।
मतलब क्या, मैं 10 साल में रिटर्न कर रहा हूं तो 10 साल बाद रिडीम करूंगा। इररिडीमेबल मतलब देने के च नहीं। तो अब बोलोगे सर कोई पागल है क्या, अगर किसी के पैसे मिलने ही नहीं वाले तो इन्वेस्ट क्यों करेगा, सवाल आया ना। तो ऐसे नहीं है, देने के नहीं मतलब जब कंपनी चालू है तब नहीं मिलेगा, उस पर उनको रिटर्न तो मिलते रहेगा, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, तभी वो पैसा उनको मिलेगा। किन्हें मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर लाइफ नहीं मिलेगा क्या, नहीं, इसलिए रिडीमेबल है। क्या है, इररिडीमेबल। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। देखो वही मतलब हो गया कि जो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मिलता है, जब तक कंपनी जिंदा है तब तक वो उस इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पैसा रिफंड करेगी। क्या सर, नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इक्विटी शेयर्स बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और कंपनी डिसाइड टू बाय बैक शेयर। दो केसेस में लोगों को पैसे मिलेंगे, एक तो कंपनी बंद हो जाए, वाइंड अप हो जाए, या तो कंपनी खुद अपने शेयर बाय बैक करना। बाय बैक समझ रहा है, पहले मैंने सेल किया, उसी चीज को मैंने बाय बैक किया, उसी चीज को खरीदा। अगर कंपनी डिसीजन लेती है कि हमें इन लोगों से पैसा, अभी हमारे पास पैसा आ गया, इनको रिटर्न नहीं देना है, तो उनके शेयर खरीद लेती है, बाय बैक कर लेती है। क्या, इन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, आगे के लेवल पे। अब इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे याद रखो। द इक्विटी शेयर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये तो हमने देख ही लिया, ये लास्ट का मुद्दा एज इट इज आ गया। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या परमानेंट कैपिटल का मतलब समझा क्या? इररिडीमेबल है, ड्यूरिंग लाइफ टाइम रिटर्न नहीं होते, दो सिनेरियो में रिटर्न हो गए, एक तो वाइंडिंग अप, एक तो क्या, बाय बैक, दैट्स इट, खत्म। क्या परमानेंट कैपिटल समझा? क्या याद रहेगा ऐसे लग रहा है? सिंपल है कि नहीं? यस सर, सिंपल ही होती बात है, सिर्फ हम समझते हैं तो लॉन्ग टर्म याद रहेगी। दूसरा पॉइंट, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, मुझे बताओ क्या इक्विटी वालों को फिक्स डिविडेंड दिया जाएगा क्या? सर पहले तो हमें यह समझा दो फिक्स डिविडेंड मतलब क्या। मतलब क्या दोस्तों, अगर किसी को 5% मिला है, कितना, 5% ईयरली डिविडेंड मिल रहा है, तो हर साल 5% मिलेगा, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो कि ना हो। ऐसे होने वाला है क्या? नहीं सर, अभी तो ऊपर हमने पढ़ा, अगर प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। अगर हमने इतनी बातें पढ़ी है सर, तो फ्लक्चुएटिंग इतना मतलब क्या, कम ज्यादा होते रहेगा, ये उनका कहना है। चलो, इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। यस, उसका फिक्स रेट नहीं होता, डू नॉट हैव। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। ये तो सिंपल सी बात थी। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो डिविडेंड ज्यादा दिया जाएगा, डिविडेंड रेट ज्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द इनसफिशिएंट प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बीओडी इसे कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पोस्टपोन मतलब वो हो सकता है लॉस हुआ तो बोलेंगे कि हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम या बाद में देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर अनसर्टन एंड इरेग्युलर। इक्विटी शेयर होल्डर वाले क्या कंपल्शन कर सकते हैं क्या? नहीं रे, तुम डिविडेंड दो, ऐसा कैसे नहीं देते, तो हम तुम्हारे, गपचुप शांत से बैठने का। इक्विटी शेयर वाले कंपल्सन नहीं कर सकते। एंड दूसरा, इसलिए उनका इनकम अनसर्टन है, इरेग्युलर है। द इक्विटी शेयर गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, इसलिए उसे फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड कहा जाता है। क्या 2 पॉइंट समझे क्या भाई और बहनों? यस सर। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल में भी आ सकते हैं। सर तो कंपनी कैसे चलती होगी, सर तो प्रैक्टिकल क्या काम करता होगा। आई नो, जब हम एबीसीडी सीख रहे थे तो ये लगता था कि सर स्पेलिंग कैसे बनते होंगे, लेकिन पहले हमने फोकस किस पे किया, बेसिक पे। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले टर्म समझ लो, फिर बाद में जब कंपैरिजन आएगा, आगे जब आप बातें न्यूज पे सुनोगे तो आपको समझेगा अरे हाँ हमने ये पढ़ा था, और फिर आपका ब्रेन वर्क करना चालू कर देगा। इसलिए अभी ज्यादा बोलते हैं ना कि ज्यादा डीप में मत सोचो, ऑलरेडी मैं बहुत डीप में बता रहा हूं, राइट? तो तुम्हें जितना समझ रहा है बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है कि क्या राइट्स है इक्विटी शेयर होल्डर के पास। क्या है कि क्या राइट्स दिए हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। पहला राइट, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय सर्टेन राइट्स। कुछ उनको अधिकार दिए हैं। पहला, वोट करने का। क्या करने का? वोट करने का। इट इज द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर, अल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये अधिकार है कि जिनके पास इक्विटी शेयर है वो किसी भी डायरेक्टर को इलेक्शन में इलेक्ट कर सकते हैं,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं। अब आपके बुद्धि में, आपके दिमाग में एक सवाल आया, सर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये वर्ड बहुत ऐसे हेवी हेवी लग रही है, ये क्या बला है, ये क्या चीज है सर? तो दोस्तों, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ही बोलते हैं ना कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, जैसे कंपनी का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका लाइसेंस, और ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कि वो क्या काम करने वाली है, वगैरह वगैरह सारे इंपॉर्टेंट चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। कितना कैपिटल इशू कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डेली रूटीन की लेस इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती है। सर ये क्यों लिखते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से चलानी है, कंट्रोल रखना है, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो वो वही चीज है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसे टाइम वेविंग समझ लो। समझा? यस सर। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, it is important right to equity shareholder, they have right to share in the profit with distributed as a dividend. If the company is successful and make handsome profit, they advantage of getting the dividend. Yes, तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं? यस सर। डिविडेंड के रूप में उन्हें क्या दिया जाता है? प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा उन्हें क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। दूसरा, राइट टू इंस्पेक्ट बुक। इंस्पेक्ट बुक मतलब क्या सर? ये प्रेफरेंस वाले नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इक्विटी वालों को देखो इज्जत इतना है, वो कुछ छोड़ रहा है ना तो ये मिल रहा है उसे इतना राइट। तुम बोलते ना सर प्रेफरेंस वालों को क्यों फिक्स, ये सब उनको नहीं मिलता, ये इनको मिल रहा है, या इससे बहुत कम चीजें होगी उनके पास। समझ में आ रहा है? या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ये राइट्स दिए जाएंगे। देखते हैं, पहले तो समझो। एवरी इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी। जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हो ना, इक्विटी शेयर बोलता है मेरे को देखना है, चल देखा क्या जोल कर रहे हो कंपनी में, प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा, देख सकते हो। इंस्पेक्ट करने का अधिकार है। Right to transfer share. The equity shareholder enjoy the right to transfer share as per the procedure laid down by the article of association. जो article of association में कहा है, तो इक्विटी शेयरहोल्डर अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। क्या किया उसने? ट्रांसफर किया। अलाउड है? अलाउड है। ओके, तो डी पॉइंट हो गया। राइट में 4 पॉइंट लिख देना। नो प्रेफरेंशियल राइट। नो प्रेफरेंशियल राइट मतलब क्या? प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बट ऑब्वियस वो किनके पास है? प्रेफरेंशियल होल्डर के पास। Equity shareholder do not enjoy preferential right in respect of payment of dividend. They are paid dividend only after a dividend on preference share has been paid. एक बार preferential holder वालों को dividend मिल जाता है, उसके बाद किन्हें दिया जाएगा? Equity share holder को दिया जाएगा, इसलिए उनको preferential right नहीं मिलता। और क्या कहा हुआ है? Similarly, at the time of winding up of the company, the equity shareholder are paid last. हाँ, जब भी उसी तरह जैसे वाइंडिंग अप हो गई कंपनी, सारे शेयर बेच दे, तो उसके बाद जो भी बचा कुचा पैसा होगा वो उनको लास्ट में मिलेगा। Further, if no surplus amount is available, equity shareholder will not get anything. और अगर कुछ पैसा नहीं बचा तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। आप बोलोगे सर कितना अत्याचार हो रहा है उनके पास, उनके साथ सर, नहीं मिलेगा मतलब सर वो बेचारे ऐसे ही जाएंगे? हाँ सर, ऐसे क्यों जाएंगे सर? तो उन्होंने जब मिल रहा था तो ज्यादा भी लिया था ना, इन बेचारों को लिमिटेड था, उनको तो अनलिमिटेड मिला। समझा? पक्का? कंट्रोलिंग पावर देख लेते हैं, चलो। द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड इन द इक्विटी शेयर होल्डर। यस, तो सबसे ज्यादा कंट्रोल का अधिकार किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया है। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज अ रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। इट इज बिकॉज दे एंजॉय द एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट। The act provided the right to cast vote in proportion to shareholding. They can exercise their voting right by proxies without even attending the meeting in a person. अब मैं आपको ये मुद्दा समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। आपको लग रहा होगा सर धीरे धीरे इतना क्यों जा रहा है लेक्चर, आप 1.5 के स्पीड पे देखते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि ज्यादा मत स्पीड बढ़ाओ। अभी चीजें समझना है ना, हम लोग काबिल बन रहे हैं क्योंकि हमें कामयाब होना है, तो हर चीजें समझो, रटना नहीं है। सर क्या कहा है? रियल मास्टर होता है। मुझे एक चीज बतानी है कि जिसके पास जितने शेयर है वो कंपनी का उतना ज्यादा अधिकार या हक रखेगा। 51% अगर मेरे पास 51% मतलब क्या कि आप लोग 100 में से अगर 51% शेयर आपके पास है दोस्तों, तो आपके पास अधिकार ज्यादा है और आपका कहा माना जाएगा। मतलब सर कि सर 49 लोग एक तरफ क्लास में बोलते हैं ना छुट्टी चाहिए क्या, मेजोरिटी, तो अगर मेजोरिटी बच्चों ने बोला तो मैं बोलता हूँ हाँ चलो छुट्टी दे देता हूँ। मेजोरिटी का कॉल होता है, तो जितने शेयर ज्यादा उतना वोटिंग पावर ज्यादा। और प्रॉक्सीज वर्ड आया सर, मतलब क्या? इक्विटी शेयर होल्डर को मीटिंग अटेंड करने का अधिकार है, लेकिन वो क्या कर सकता है? अपने जगह पे किसी और बंदे को भेज सकता है मीटिंग अटेंड करने को। उसे क्या कहते हैं? प्रोक्सी। कभी आपने प्रोक्सी सिग्नेचर किया है क्या अपने दोस्त का? कॉलेज में किया है ना, तो वही तो टर्म है प्रोक्सीज। मतलब क्या? आप नहीं जा रहे हो, आप किसी अपने क्लाइंट, अपने सर्वेंट को या अपने जो भी बंदा होगा उसे भेज रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ यू विदाउट अटेंडिंग मीटिंग, तो ये भी वो उसके पास अधिकार है, कंट्रोलिंग पावर ज्यादा है ना।
By exercising voting right, they can participate in the management and affair of the company. कंपनी के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. They elect their representative called director for the management of the company. They are allowed to vote on all matter discussed at the general meeting. Discuss shareholder enjoy the right over the company. Okay, thus the equity shareholder enjoy the right over the company. रिस्क पढ़ लेते हैं. ज्यादा रिस्क रहेगा कि कम रिस्क रहेगा? ज्यादा ही रिस्क रहेगा सर. इक्विटी शेयर होल्डर बेयर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी. सबसे ज्यादा रिस्क कौन बेयर करता है? प्रेफरेंस की इक्विटी. देखो बहुत सारी बातें आप सीख रहे हो. जब ये ज्यादा बेयर करता है तो अल्टीमेटली प्रेफरेंस वाला कम करेगा, तो डिस्टिंग्विश भी हो रहा है. दे डिस्क्राइब अ शॉक अब्सॉर्बर व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस. जस्ट शॉक अब्सॉर्बर गाड़ी में होता है, टू व्हीलर में, बाइक में जब कोई स्पीड ब्रेकर आता है ना तो शॉक अब्सॉर्बर क्या करते हैं? आपको झटका नहीं लगने देते आपके पेट को. वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर शॉक अब्सॉर्बर का काम करते हैं. इफ द इनकम ऑफ द कंपनी फॉल, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम डाउन. किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का. ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कम डाउन रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस. दस द इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क टेकर. यस, तो सारे जो नुकसान हो गए वो किसे बेयर करने पड़ रहे? इक्विटी शेयर होल्डर को सर. रेसिडुअल क्लेमेंट, अब ये वर्ड तो मैंने आपको बता दिया था, ये लर्न करने की जरूरत भी नहीं है. रेसिडुअल क्लेमेंट अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा प्रॉपर तो ये तो आपको समझ गया होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर आर ओनर आर रेसिडेंट क्लेमेंट. क्यों भाई? टू ऑल द अर्निंग आफ्टर, एक बार क्या सारे एक्सपेंसेस दे दिए, टैक्सेस दे दिए और भी जो भी बातें थी, आर पेड. अ रेसिडुअल क्लेमेंट मीन द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी. सबसे ज्यादा, सबसे बाद में जो क्लेम करेगा वो रेसिडुअल क्लेमेंट करता है. Although equity shareholder come last, they have advantage of receiving entire earning that left over. हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों. 1 करोड़ रुपया कमा लिया मैंने. कितना? 1 करोड़. सबको बांटने के बाद 70 लाख बच गए. सबको देने के बाद 70 लाख बच गए. क्या इक्विटी वाले बांट देंगे? बांट लेंगे भाई, रिस्क ले रहे हैं ना. तो 70 लाख चांदी सर, 100 करोड़ हो गया. 99 करोड़ 70 लाख कौन बांट लेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर. भाई मार्ज करेंगे ना, इतना रिस्क जो लिया है, कब रिटर्न मिलेगा? ये हाथ भी धो लेते हैं बेती गंगा में. फिर भाई बनता है, रिस्क लिया है तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा. नो चार्ज ऑन असेट. इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द असेट ऑफ द कंपनी. अब चार्ज ऑन असेट मतलब क्या? चार्ज ऑन असेट मीन्स एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन असेट ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ क्रेडिटर. In case company fail to pay debt, creditor can claim it from the company's assets. तो ये एक चीज याद रखो सर, मैं लोन लेता हूं, राइट? मैं लोन लेता हूं तो मेरा ये जो फॉर एग्जांपल 50 लाख का एसेट है, तो लोग बोलते हैं इस पे चार्ज क्रिएट करो. मतलब फॉर एग्जांपल आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आपने मुझे 50 लाख दिए, बदले में मैंने आपके नाम पे चार्ज क्रिएट कर दिया कि अगर मैं कल जाके पैसा नहीं दे पाया तो आप, ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो सबसे पहले आपको पैसा मिलेगा, आपका अधिकार है. तो वैसे ही इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकते कि हम लोग हमारे नाम पे प्रॉपर्टी करेंगे, हम चार्ज क्रिएट करते हैं, हमको पहले पैसा मिला, ऐसा होगा ही नहीं. बोनस इशू. बोनस सर दिवाली में आपको सुना होगा, बोनस मिलता है. बोनस सुना होगा ना, वही देखो बोनस शेयर्स की बात आ रही है. लेकिन आर इशू एज अ गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर. बोनस शेयर किसे दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को एज अ गिफ्ट. दिस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. भाइयों और बहनों, सपोज एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना था? 100 रुपया. लेकिन और मैं 1000 इक्विटी शेयर लूं तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 100 इंटू 1000, 1 लाख रुपया देना पड़ता मुझे 1000 इक्विटी शेयर लेने होते तो. हाँ सर, लेकिन अगर मुझे बोनस की तौर पे देना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले लो भाई. ये क्यों देती कंपनी? इतना लोगों ने कैपिटल दिया, इतना टाइम रिस्क लिया, तो कंपनी को अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी बोनस भी इश्यू करती है. वो 1000 शेयर्स दे देंगी लेकिन एक भी पैसा नहीं लेगी. उसे क्या कहते हैं? बोनस इशू. दिस आर इशू आउट ऑफ द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. यस, तो कंपनी के पास जो ज्यादा प्रॉफिट होता है उसमें से दिया जाता है, तो कंपनी कॉस्ट बेयर करती है. बोनस शेयर आर इशूड इन द प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड. Thus, capital investment in ordinary equity shareholder tend to grow in its own. This benefit is available only to equity shareholder. तो इस प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलेंगे, किसको मिलेंगे? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वालों को. दोस्तों यहाँ पे आपका डिस्टिंग्विश हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है. अगर मैं इक्विटी बोल रहा हूँ, इनको मिल रहा है तो तब याद रखना, अरे इनको मिला है तो उनको मिलेगा क्या? डेफिनेटली उनको नहीं मिलने वाला हो. ओनली इक्विटी शेयर होल्डर, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है. दिमाग की बत्ती जलाओ. राइट इशू. राइट इशू क्या देखते सर? कितने पॉइंट बचे सर बताओ ना. देखो बेटा 3 ही पॉइंट बचे, तो अभी तक आपने इतना ध्यान दिया और ध्यान दे देना. छोटे छोटे पॉइंट है. When company need more fund for expansion purpose and raise further capital by issue of share,
द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर मे बी गिवन प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर्स. दिस इज कॉल्ड राइट इशू. द शेयर आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट द प्रोपोर्शन ऑन देयर एक्सिस्टिंग शेयर होल्डिंग. भाई और बहनों, सर ये राइट शेयर क्या होता है बताओ ना. सुन लो, मुझे 1 करोड़ चाहिए, मैं कंपनी हूं, मुझे 1 करोड़ चाहिए, मैं कंपनी हूं, आप शेयर होल्डर हो, लेकिन आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो क्या नए लोग नहीं इंटरेस्टेड होगे क्या? होगे ना सर, नए लोग भी तो इंटरेस्टेड होगे मेरी कंपनी में शेयर लेने को. यस और नो? मैंने कल अनाउंसमेंट किया कि 1 करोड़ मुझे पैसा चाहिए मार्केट में से, आओ आप मेरे कंपनी के शेयर ले सकते हो, तो पूरे गांव की जनता आ जाएंगी लेने को. आप बोलेंगे साला हम तुम्हारे घर के लोग हैं, पहले हमें तो ऑफर करो, तो हम तुम्हें ऑफर करेंगे, तो तुमको राइट है. राइट इश्यू मतलब मैं तुमको कहूंगा कि मार्केट में 5,000 को दूंगा ना, तू 4,000 को ले, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, ये चीज याद रखना. यहां पे नहीं दिया लेकिन मैं आपको बता रहा हूं. मतलब सर ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. आप मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हो, मुझे और पैसा चाहिए, तो मैं मार्केट में अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं इक्विटी शेयर इशू करने वाला हूं, लेकिन आपको पहले राइट अधिकार देता हूं कि 1 महीने के अंदर, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 1 महीने के अंदर आप लेते हो तो ले लेना, नहीं तो ये मार्केट में ओपन हो जाऊंगा लोगों को बेचने के लिए. समझ रहा है क्या? बहुत लोग बड़े गेम भी खेलते हैं, कम में खरीद के बाद में बेचते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गेम है. देखते हैं. राइट इशू वाला कंसेप्ट है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलता है. फेस वैल्यू क्या होता है सर? ये तो आप पढ़ो. चलो, द फेस वैल्यू इक्विटी शेयर इज लो, कम होता है उसका प्राइस. इट कैन बी जनरली 10 पर शेयर और इवन 1 पर शेयर. 10 रुपए से लेके 1 रुपए के बीच में कितना भी प्राइस हो सकता है. फेस वैल्यू हो सकता है किसका? इक्विटी शेयर का. मार्केट वैल्यू ऑलरेडी मैंने ऊपर पढ़ाया था. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर. ये तो आपको पता ही है. द डिमांड एंड सप्लाई इक्विटी शेयर डिपेंड ऑन द प्रॉफिट अर्न, डिविडेंड डिक्लेयर. यस, कि जितना ज्यादा प्रॉफिट, डिविडेंड जितना डिक्लेयर कर रहे हैं तो लोग उतने अट्रैक्ट हो गए. कल मैंने 5 लाख दिए, मेरे बाजू वाले को 5 लाख मिल रहा, चलो चलो चलो, तो पूरा गांव आ गया वो खरीदने. डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, प्राइस बढ़ जाएगा. When the company earn huge profit, market value of the share increases, but obvious sir, on the other hand, when the incur loss, the market value of its share decreases. तो ये तो आपको बिना लर्न किया आ जाएगा. कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा. कंपनी ने लॉस किया, मार्केट प्राइस कम हो जाएगा. दे आर फ्रीक्वेंटली इन फ्लक्चुएटिंग इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स. चलो आगे बढ़ते हैं. इन कंपैरिजन ऑफ द अदर सिक्योरिटी, देयरफॉर द इक्विटी शेयर आर मोर अपीलिंग टू द स्पेकुलेटर्स. ओके. तीसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन. शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज इन द शेयर मार्केट. Profitability and prosperity of the company enhance reputation of the company in the share market and what facilitate appreciation of market value of the what equity shares. सर कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है? ध्यान से पढ़ना. शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस कब? When market value of the share increases in the share market. कि जब मार्केट में शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो उसे कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं. मतलब सर सुन बेटा, मोहम्मद भाई ने 1000 शेयर लिए थे. कितने के लिए थे सर? 100 रुपए के. तो सर मोहम्मद भाई ने कितने इन्वेस्ट किया था? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था अपने मोहम्मद भाई ने. अब अचानक से मार्केट वैल्यू 1000 हो जाती है तो मोहम्मद भाई का पैसा कितना हो गया? 10 लाख हो गया. सर कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ. समझ गया क्या? तुमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, रिटर्न मतलब कितना वैल्यू आज दिख रहा है? 10 लाख का. प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी इनहांस द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट. कि अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है एंड डेफिनेटली कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है. भाइयों और बहनों, क्या फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर समझे क्या? टाइप्स किसके देखने हैं तो 2 ही है. टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट. मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन पहले आप लोग क्या करना है, इसी लेक्चर में हो जाएगा, 2 मिनट का पार्ट है, फिर हम कल प्रेफरेंस शेयर से चालू करेंगे. 13 टाइप देखने हैं, पढ़ने हैं, घाई बिल्कुल नहीं करना, पेपर बहुत दूर है. समझो, वो इतना भारी याद रह जाएगा, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे. ये चैप्टर का पूरा डर निकाल लूंगा आपके दिमाग में से, बहुत भारी समझेगा. टाइप्स सुबह है तो 2 है. विथ वोटिंग राइट पढ़ के आपको समझ जाएगा क्या है भाई विथ वोटिंग राइट. समझो, वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी होल्डर इन द प्रोपोर्शन ऑफ हिज शेयर होल्डिंग. जितना शेयर है उसके प्रोपोर्शन में वो वोट कर सकता है. एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब क्या? सच इक्विटी शेयर शैल हैव मतलब चेंज होते रहता है रिगार्डिंग डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द रूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014. डिफरेंशिएट मतलब सर पहले में फिक्स था, डिफरेंशिएट में वेरी हो रहा है, इतना याद रखना. 10 कंपनी कैन इशू शेयर लिमिटेड वोटिंग राइट और नो वोटिंग राइट्स. तो ये ऐसे कंपनी है. कब सर क्या मजाक है, भावनाओं को समझो. कंपनी विद वोटिंग राइट भी लिमिटेड वोटिंग राइट के शेयर इशू कर सकती है और नो वोटिंग राइट वाले भी इशू कर सकती है. दे मे बी इंटाइटल्ड टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड इफ एनी. अगर कुछ ज्यादा डिविडेंड आता है तो भाई और बहनों, अब मैं आपको कुछ चीज बताने वाला हूँ, ये आपको कर लेना है. सर क्या? समझो, सोर्स ऑफ कैपिटल में आप क्या देख रहे हो?
रिटर्न अर्निंग समझा, शेयर्स समझा। शेयर्स के जो फीचर है ये मेमोरी टेक्निक यूज करो और मुझे ये लर्न चाहिए। फीचर्स हमने ऑलरेडी पढ़े। ट्रिप वीके, ओनरशिप, डिस्टिंक्ट नंबर, एविडेंस ऑफ टाइटल, वैल्यू इन शेयर, राइट्स, इनकम, ये सब चीजें आपने पढ़ी थी। उसके बाद अभी भी प्रेफरेंस शेयर देखा। प्रेफरेंस शेयर के फीचर, वी फ्रेंड्स ऐसे कुछ तो दिया उन्होंने, वी एम प्रेफर्ड कुछ तो है। चलो मैं आपको लर्न करा लूंगा, लेकिन ये आपको अगर दिख रहा है तो आप लिख लो। और इतनी ही चीजें हैं, इतनी लर्न करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उधर प्रेफरेंस शेयर देखेंगे। और अब इक्विटी अच्छे से पढ़ लो, घाई मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना ही अगर आपने अच्छे से किया इस चैप्टर का, तो मैंने आपको बताया था ना, आपको रिजल्ट देखना है तो यहाँ पे देख लो, ये आपका स्ट्रेटेजी है। टाइम इसको दो, ये लेक्चर वापस एक बार देखो, वापस इसको समझ लो, क्योंकि एक लेक्चर एक तरफ, दूसरी बात एक तरफ, ये डायरेक्ट आपको इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको आने वाला एग्जाम में। समझ गया? तो यहाँ पे हम रुके। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।